हेलो फ्रेंड, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस टॉपिक सीरीज की 5th क्लास है, जिसमें हम सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कवर करेंगे। इससे पहले 4 क्लासेस टॉपिक सीरीज की हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप लोग सभी क्लासेस को जरूर देख लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास साइंस पेडागोजी की होगी, जिसमें सभी साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और की पॉइंट होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, जो कि आपको रीट फरवरी 2025 वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। एग्जाम आपको क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों ने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चंस वाली सीरीज जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने जो कराए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और अगर उन कॉन्सेप्ट से कोई नया क्वेश्चन बना भी तो वो भी आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर फॉलो करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन होता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इससे पहले की क्लास में ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ में हमने ह्यूमन डिसीज को कवर कर लिया है। आज हम सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी को कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझेंगे इससे रिलेटेड। तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी रीट एग्जाम लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में और रीट एग्जाम को क्लियर करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। There are mainly 8 type of system found in the human body। तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें मुख्यतः 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है? डाइजेशन वह केमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंजाइम की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस फूड को सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी, इस फूड को शरीर के एब्जॉर्प्शन के लिए योग बनाता है। तो आई होप आपको डाइजेशन क्लियर हो गया होगा। डाइजेशन इन ह्यूमन, अब जो मनुष्य में पाचन है वो कैसे होता है? हम फूड को माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, द फूड पास थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल। ये जो खाना है वो पास होता है एक कॉन्टिन्यूस कैनाल के जरिए, और इस कॉन्टिन्यूस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होती है और एनस पर समाप्त होती है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इन पार्ट्स को समझेंगे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, फिर है फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और ये जो पार्ट जुड़े होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? कॉन्टिन्यूस कैनाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल से, और ये हिस्से मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। तो आप लोग याद रखना। अब हम समझेंगे मनुष्य में जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। फर्स्ट है इंजेशन, टेकिंग इन फूड, खाने को ग्रहण करना। डाइजेशन, डाइजेशन हमने अभी समझा था, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का स्मॉलर या सिंपलर फूड सब्सटेंस में टूटना। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इनटू बॉडी सेल, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी सेल में, तो इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है? जो एब्सॉर्ब फूड है उसका यूज होता है बॉडी को एनर्जी देने में और नए प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में। या हम कह सकते हैं कि जो एब्सॉर्ब फूड है उसका यूज शरीर में जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस, इसी को इजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये सभी स्टेप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट समझेंगे
अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी कंपोनेंट समझेंगे एक एक करके। फर्स्ट, माउथ एंड बक्कल कैविटी, जिसे हिंदी में मुख और मुखगुहा कहते हैं। जो ह्यूमन में डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सिलाइवरी ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती है सिलाइवा, और ये सिलाइवा क्या काम करता है, जो स्टार्च है उसको शुगर में तोड़ देता है। सिलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो ह्यूमन में डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि आपके बड़े आपसे बोलते होंगे कि खाने को चबा चबा कर ज़्यादा से ज़्यादा चबाना चाहिए, तभी उसको निगलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम देख लेंगे नंबर ऑफ टीथ। माउथ में टीथ होते हैं जो खाने को तोड़ने में और चबाने में हेल्प करते हैं। कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन में दूध के दांत होते हैं बच्चों के, वो कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 20। द नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन इज 32। तो जो वयस्क में नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। अब ये डिवाइड होते हैं 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। सबसे पहले होते हैं आगे के जो 8 टीथ हैं, 4 नीचे 4 ऊपर इंसीजर। उसके बाद आते हैं कैनाइन, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 हो गए। फिर उसके बाद प्रीमोलर, 4 नीचे और 4 ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से 8 प्रीमोलर। और लास्ट में मोलर, जिन्हें हम दाने भी बोलते हैं, तो 6 नीचे और 6 ऊपर, इस तरीके से 12 मोलर। नेक्स्ट समझेंगे टंग। अब जीभ क्या काम करती है? जीभ जो खाना हम खाते हैं उसको मूव कराती है और अंदर ले जाने में भी हेल्प करती है। और क्या काम होता है इसका? इसमें स्वाद कलकाएं भी होती हैं। 4 टाइप के टेस्ट ये हमें बताती है, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। टंग में उमामी वर्ड भी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये खाने के स्वाद को लंबे समय तक बनाए रखने में और सलाइवा को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट समझेंगे ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस क्या है? ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करती है थॉट को स्टमक के साथ। और ये ट्यूब कितनी लंबी होती है? 10 इंच लॉन्ग होती है। नेक्स्ट समझेंगे स्टमक। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है? फूड में प्रेजेंट मेजर कंपोनेंट प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। और जो स्टमक है वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। और पेट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl। भोजन पेट में 3 से 4 घंटे तक रहता है और यहाँ पर क्या होता है? पेट में फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है और चर्निंग की प्रोसेस होती है। Gastric juice secreted in the stomach contains two enzymes, pepsin and renin. Pepsin converts the protein of food into peptones and polypeptides. Renin is an enzyme that converts the milk protein casinogen into casein. Next समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में डिवाइड होती है। फर्स्ट ड्यूरिनम, सेकेंड यूजिनम, थर्ड है इलियम। और ये सभी क्या काम करते हैं? ये पेट से आने वाली भोजन को और पचाने का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड एंड इट अबाउट 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। इट ऑल्सो रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। Beside the wall also secrete juices. The digested food pass into the blood vessels in the wall of the intestine. यानी कि जो पचा हुआ भोजन है वो आंत की दीवार से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है और इसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अवशोषित पदार्थ रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है और जिसका उपयोग शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। इसमें निम्न एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इरप्सिन, ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन एंड पेप्टोन्स इनटू एमिनो एसिड। माल्टेज, इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। सुक्रेज converts sucrose into glucose and fructose. Lactase,
It converts lactose into glucose and galactose. Lipase, it converts emulsification fats into glycerol and fatty acid. अब हम समझेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. Lipase, it converts emulsified fat into glycerol and fatty acid. Next, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत बोलते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. तो आप लोग याद रखेंगे, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है. इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर. जबकि स्मॉल जो इंटेस्टाइन थी उसकी लंबाई कितनी थी? 5 to 7 मीटर. लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल. तो जो बड़ी आंत है उसका कार्य क्या है? अपाचित भोजन सामग्री से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना. द वेस्ट मटेरियल गोज टू द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड फाइनली गोज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल थ्रू द एनस. तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में मलाशय में चला जाता है और अंत में मल के रूप में गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोलन एंड रेक्टम. अब ये जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है इनके ज्वाइंट पर एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसे सीकम कहते हैं. नेक्स्ट हम समझेंगे लिवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तो आप लोग याद रखना, जो लिवर है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वेट कितना होता है? 1.5 kg. द लिवर इज द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल जूस. बाइल इज एल्कलाइन. ये जो पित्त होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इनमें लवण होते हैं और जो पित्त में उपस्थित बसा या लिपिड होते हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं. बाइल आल्सो हेल्प कैरी वेस्ट फ्रॉम द लिवर दैट कैन नॉट गो थ्रू द किडनीज. यानी कि जो पित्त होते हैं वो यकृत से उन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं जो किडनी से होकर नहीं निकल पाते. अब हम समझेंगे नेक्स्ट गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय भी कहते हैं. ये एक पाउच शेप्ड का ऑर्गन होता है और इसमें यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को संग्रहित किया जाता है. जब पित्त की आवश्यकता होती है तो यह सामान पित्त नली से होकर छोटी आंत के प्रथम भाग यानी कि ड्यूडिनम में पहुंच जाता है. नेक्स्ट समझेंगे पैनक्रियास. इट प्रोड्यूस्ड अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम दैट टुगेदर आर कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस. यह एंजाइमों का एक मिश्रण बनाता है जिसे एक साथ क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं. पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को जिसमें कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. इसके एक पार्ट को आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस कहते हैं और इसी के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है. अब हम समझेंगे इंसुलिन. इंसुलिन की खोज सबसे पहले वेटिंग और बेस्ट ने 1921 में की थी. इट इज टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय अ पार्ट ऑफ द पैनक्रियास कॉल्ड द आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड. तो ये हमने अभी समझा था कि ये पैनक्रियास के एक भाग आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस के द्वारा स्त्रावित एक प्रकार का हार्मोन्स है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है. ये क्या करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और लिवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की क्रिया को स्टिमुलेट यानी कि प्रेरित करता है. लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन तो क्या होता है? डायबिटीज रोग हो जाता है और इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है. जब एक्सेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है यानी कि जब अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्त्राव हो जाता है तो क्या होता है? तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है यानी कि कम हो जाता है. और कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? इसमें फर्टिलिटी और विजन डिक्रीज हो जाता है यानी कि जो फर्टिलिटी है और विजन यानी कि दृष्टि ज्ञान है वो कम होने लगता है और इसमें व्यक्ति को अधिक थकावट और ऐंठन महसूस होने लगती है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में स्वतंत्र तंत्र बोलते हैं. रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है. इसमें लिविंग बींग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. दीज गैसेस
द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस थ्रू द लंग्स। इन गैसों में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो लंग्स के माध्यम से होता है। इन द लंग्स ऑक्सीजन कंबाइंड विद द रेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज रिलीज्ड एंड एक्सपेंडेड थ्रू द लंग्स। जो फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती हैं और रक्त में जो मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो फेफड़े के माध्यम से बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कई तरीके से होती है, जैसे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन आंतरिक श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैसों का परिवहन। एक एक करके इनको हम समझेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? यह रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स में होती है और इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, हिंदी में फुसफुस श्वसन बोलते हैं। और इसमें लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आदान प्रदान की प्रक्रिया भी शामिल है, जैसे कि ऑक्सीजन का रुधिर में सम्मिलित होना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर निकलना, ये शामिल है। नेक्स्ट समझेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में होने वाले गैसेस एक्सचेंज को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के नियंत्रण में पूरे शरीर में संचारित होता है और अंत में कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट समझेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है, इस रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप सेल में फूड और फ्यूल्स सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीकरण होता है तथा एनर्जी रिलीज होती है और ये दो प्रकार से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल्स एंड इथाइल अल्कोहल इन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यानी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमने समझ लिया कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजन की जो मसल्स होती हैं वो लैक्टिक एसिड में विघटित हो जाती हैं और जो बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाएं हैं वो इथाइल अल्कोहल में डिकम्पोज्ड यानी कि विघटित हो जाती हैं और इसी को क्या बोलते हैं, शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना। पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैसों का परिवहन ये किसे कहते हैं, इसमें गैस का ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है वो रेस्पिरेशन ऑर्गन द्वारा विभिन्न टिश्यू में जाती है और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, इसी को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वी ने 1628 में की थी। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट हार्ट, सेकंड ब्लड, थर्ड है ब्लड कार्पसल्स, 4 ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हृदय का कार्य होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाना होता है। दिस वर्क इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ये कार्य हृदय के संकुचन एवं शिथिलन द्वारा होता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड द हार्ट बीट। द हार्ट रेस्ट बिटवीन टू बीट्स। इन नॉर्मल कंडीशन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बीट 72 टाइम्स इन अ 1 मिनट। तो समान अवस्था में मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 150 टाइम, यानी कि जो भ्रूण स्टेज होती है उसमें 1 मिनट में 150 बार धड़कता है और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अब हम समझेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का और इसके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में भ्रमण करता है। रक्त का एक पार्ट है मैट्रिक्स जो कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। इस प्रकार औसत वजन कितना हो गया, 70 किलोग्राम। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। प्लाज्मा ये नॉन लिविंग पार्ट होता है ब्लड का, विच मेक्स अप
50 to 60% of the blood. Important protein, hormones, enzyme, etc. are found in plasma. तो जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम ये सभी पाए जाते हैं और ये ब्लड का 50 से 60% पार्ट होता है। इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इट कंटेन्स 90% वाटर एंड 10% अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा में मेनली सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं और यह लवण मिलकर रक्त का लगभग 0.9% प्रतिशत भाग बनाते हैं। इसके कारण ही जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है और इसका पीएच कितना होता है 7.35 से 7.95। हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को और इसमें हीमो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट समझेंगे ब्लड कार्पसेस, रक्त कणिकाएं। 40% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड कार्पसेस। तो जो रक्त का 40% भाग होता है वो रक्त कणिकाओं से बना होता है। देयर आर 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स या इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स या फिर इसको रेड ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं। इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग देयर नंबर इज 45 टू 50 लाख पर क्यूबिक एमएम। तो एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। अब इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12 एंड फॉलिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये जो विटामिन होते हैं वो आरबीसी के निर्माण में सहायता देते हैं। देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। इसका जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 120 दिन की होती है। रेड ब्लड cells are formed in the red bone marrow, but in the embryonic stage, RBC are formed in the spleen and liver. लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पिलिया एवं लिवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत में होता है। और पिलिया को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को। तो आप लोग याद रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट समझेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर व्हाइट इन कलर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। तो इसमें हीमोग्लोबिन की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है और इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता और इनका जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स से कम होती हैं, यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है और मनुष्य में कितनी पाई जाती है? ये 5000 से 9000 पर क्यूबिक एमएम इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में इनकी जो संख्या होती है वो 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है केंद्रक। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है यानी कि जो इनका जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का ही होता है और ये 2 प्रकार की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसे कणिकामयी श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स जिसे कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट समझेंगे थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं और इनका निर्माण बोन मैरो की सेल्स में टूट फूट से होता है। इनका जीवन काल जो होता है वो 10 दिन का ही होता है। नेक्स्ट समझेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स कम अंडर दीज। रक्त वाहिकाएं, धमनियां व सराएं इसके अंतर्गत आती हैं। डिफरेंस समझेंगे हम इन दोनों में जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्टरीज क्या है और वेन्स क्या है। वेन्स these collect blood from various part of the body and bring it back to the heart. These are collecting vessels. तो इन्हें क्या कहते हैं? संग्रह वाहिकाएं कहते हैं। आर्टरीज क्या है? These carry blood from the heart to different part of the body. These are distribution vessels. यानी कि ये वितरण वाहिकाएं होती हैं। Impure blood flow in the veins. Pure blood flows only in the pulmonary veins. तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जो वेन होती हैं यानी कि सिराएं होती हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन जहां पर प्योर ब्लड होता है वो क्या होती है? पल्मोनरी वेन उन्हें बोलते हैं।
और जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है और ओनली इम्प्योर ब्लड फ्लो कहाँ पर होता है? पल्मोनरी आर्टरीज में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। देयर वॉल्स आर थिन एंड लेस फ्लेक्सिबल, यानी कि इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है? थिन, यानी कि पतली होती है और कम लचीली होती है। देयर वॉल्स आर थिक एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि मोटी होती है इसकी दीवार और लचीली होती है। देयर इनर डायमीटर इज लार्ज, जो कैविटी का इनर डायमीटर होता है वो लार्ज होता है इसमें। देयर इनर डायमीटर इज स्मॉल, इसमें छोटा होता है। दीज हैव वॉल्व इंस्टॉल एट वेरियस प्लेस, इसमें जो बाल्ब्स होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं जगह जगह पर, और इसमें बाल्ब्स आर नॉट फाउंड इन दीज, इसमें जो बाल्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन दीज द ब्लड फ्लो एट ए नॉर्मल स्पीड, इसमें जो फ्लो होता है ब्लड का वो नॉर्मल स्पीड में ही होता है। इन दीज द ब्लड फ्लो विद प्रेशर एंड जर्क, यानी कि दाब और झटके के साथ इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसमें होता है? आर्टरीज में। These become sticky when there is no blood, ये रुधिर ना रहने पर चिपक जाती हैं, जबकि ये रुधिर ना रहने पर नहीं चिपकती हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है या फिर डार्क रेड होता है। इसमें जो कलर होता है वो पिंक होता है और ब्राइट रेड होता है, यानी कि चटक लाल होता है। These usually remain close to the skin, यानी कि ये प्रायः त्वचा के समीप रहती हैं। These are located deep in the skin, ये त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। They are filled with approximately 15% of the total blood at all times. ये about 60% of the total blood remains filled in them at the all times. यानी कि जो वेन्स होती हैं इसमें हर समय कुल ब्लड का लगभग 15% रक्त भरा होता है, जबकि जो आर्टरीज होती हैं यानी कि धमनियां होती हैं इनमें कुल रक्त का लगभग 64% भाग हर समय भरा रहता है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे, अब हम समझेंगे ब्लड डिवीजन। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड ग्रुप बास कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1902 में की थी। इन्होंने इसको क्लासिफाई किया एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के आधार पर। इन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ग्रुप ए क्या है? इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती हैं और इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ग्रुप ओ में इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, केवल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ए और बी दोनों एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम समझेंगे इससे रिलेटेड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट। जिस मनुष्य में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, यानी कि सर्वग्राही उसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता इसको बोला जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। RH फैक्टर, आफ्टर आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर एंड बीनर discovered a special type of protein in the blood of rhesus monkey in 1940 which was named RH factor। तो RH फैक्टर क्या है? रुधिर वर्ग की पहचान के बाद लैंड स्टीनर तथा वीनर ने 1940 में रीसस बंदर के रुधिर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की और इसी को इन्होंने RH फैक्टर नाम दिया। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस। इट इज प्यूरिफाइड थ्रू द किडनी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना और आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में। तो अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी की जो सिस्टम है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।